एक मजबूत दीवार को अगर एक ही हथौड़े में गिरा दिया गया है तो जरूरी नहीं कि उसी हथौड़े से वो गिरी थी। उस गुलामी की दीवार पे पहले कई हथौड़े पड़े थे। आखिरी हथौड़ा जो गांधी नेहरू ने मारा, जरूरी नहीं कि आजादी उन्होंने दिलाई। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, उधम सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कई चोटें मारी थी जिसके कारण वो कमजोर हो पाई और उसी के बाद हमें आजादी मिल पाई। और की चोट वो इतनी इंपैक्टफुल थी कि गुलामी की दीवार को हिला के रख दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पहली बार नेताजी शब्द गढ़ा गया, खुद से नहीं बनाया, दुनिया ने कहा। शुरू से शुरुआत करते हैं। बोस, इनका जन्म 23 जनवरी आज के दिन 1897 में हुआ था। कटक जो कि उड़ीसा में है। इनके पिता जानकीनाथ बोस। एजुकेशन इन्होंने यूरोपियन स्कूल से कटक में करी थी। सिक्योर्ड करी इन्होंने सेकंड रैंक 10वीं क्लास में 1913 में, तभी उनका प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन हुआ। एक्सपेल कर दिया गया बाद में उनको प्रेसिडेंसी कॉलेज से, क्योंकि ये थोड़े नेशनलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे। 1916 में इनको निकाल दिया गया। वैसे बता दें आपको, देशभक्ति का जुनून जब सर पे छा जाता है तभी करियर छोड़ के राष्ट्र की सेवा में बड़ा मजा आ जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल किया हुआ था। इतना बुरा हाल किया हुआ था, इतना नजरअंदाज कर दिया था कि बड़ी बड़ी बीमारियों का अटैक चल रहा था और ये गरीबों की सेवा करना चाहते थे। प्लेग, कॉलरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, खतरनाक बीमारियां थी। इसी दौरान कॉलरा के कारण, कॉलरा मतलब हैजा, उसके कारण लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। कई बार कॉलरा लौट लौट के वापस आ रहा था। चारों तरफ महामारी आ चुकी थी। बुरा हाल था। लाशें ऐसे पड़ी थी जैसे मक्खियां भिनभिना रही है, मक्खी मच्छरों की तरह लाशें पड़ी थी। मां अपने बच्चे की लाश को लेकर के गोद में रोए जा रही थी और दूसरी तरफ इन्होंने देखा कि बेटा अपने पिता की लाश में के पास बैठ करके जोर जोर से रो रहा है। इनका दिल एकदम पसीज गया, ये घबरा गए। लावारिस पड़ी लाशों को उसके बाद लेके जाते थे, ये उनका अंतिम संस्कार किया करते थे। सहमे पड़े थे। वहीं ये प्रण लेते हैं कि मैं सब चीजों को ठीक करूंगा और भारत को सपनों का भारत बनाऊंगा। ये जो समय था ये इनके कॉलेज का समय था जब ये समाज सेवा किया करते थे। तो जिंदगी के 2 हिस्से बने। शुरुआत का समाज सेवा का हिस्सा था, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सर्विट्यूड। बाद में बना इनका सोशल एटीट्यूड। पर समाज सेवा के दौरान भी, उस समय भी ये इतने बढ़िया लीडर थे कि इनको स्टूडेंट काउंसिल का हेड बना दिया कॉलेज में। और वहां पे अंग्रेज प्रोफेसर हुआ करते थे और भारतीय बच्चों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे। मिस्टर ओ नाम के एक प्रोफेसर थे, स्टूडेंट को बिना बात के, इंडियन स्टूडेंट को पीट दिया करते थे। इतना पीटते थे उनको, तो ये बात जब नेताजी के पास गई तो ये प्रिंसिपल के पास जाके शिकायत करी कि भाई ये क्यों अंग्रेज प्रोफेसर भारतीय बच्चों को पीट रहे हैं, क्यों? उन्होंने प्रश्न किया तो प्रिंसिपल ने कहा, अच्छा, प्रिंसिपल को बोले माफी मांगने को बोल दो उनको, माफी मांगनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ने कहा यार क्यों माफी मंगवा रहे हो, डिपार्टमेंट हेड है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। नेताजी ने कहा मैं स्ट्राइक करूंगा। कुछ नहीं हुआ, फिर इनको स्ट्राइक करनी पड़ी और जब स्ट्राइक करी तो बात अखबारों में आ गई। अखबारों में आ गई तो उनको आके माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन मिस्टर ओ फिर भी नहीं सुधरे, माफी मांगने के बावजूद नहीं सुधरे। वो कई बार और बच्चों को उन्होंने पीट दिया और इस बार जब उन्होंने पीटा तो बच्चों ने उल्टा पीट डाला उनको। फिर बात जब प्रिंसिपल के पास गई तो प्रिंसिपल बोले आपने पीठ पीछे वार किया है। और नेताजी बोले पीठ पीछे नहीं, सामने से वार किया है, कायर नहीं है हम। इस चक्कर में उनको कॉलेज से निकाल भी दिया जाता है। फिर एक कमीशन बनाई जाती है और कमीशन कहते हैं कि भाई चलो इसको एक बार और माफी मांगने का मौका देते हैं। पर इन्होंने वहां जाके भी माफी नहीं मांगी। इन्होंने कहा गलत के आगे झुकना नहीं है और सही से मुंह मोड़ना नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने कमीशन के आगे माफी मांगने से मना कर दिया। भारतीयों के साथ भेदभाव के खिलाफ इन्होंने बहुत बोला। ये कॉलेज टाइम से करते थे। कमीशन गुस्सा हो जाता है, उसके बाद इनको कॉलेज से निष्कासित कर देते हैं। इस घटना से आता है उनके जीवन में बदलाव जब वो पॉलिटिकल करियर को बिल्ड करते हैं। उनका मानना था कि सबसे बड़ा अपराध अपराध नहीं, अपराध से ज्यादा बड़ा अपराध है कि अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना। बहरहाल अब कॉलेज से तो निकाल दिए गए थे तो उनके पिता जो बैरिस्टर थे उन्होंने इनको बुलाया और बोला बेटा सुभाष, जो हो गया, अब एक काम करो, तुम आईसीएस की तैयारी करो, इंडियन सिविल सर्विसेज की। सिविल सर्विसेज मतलब टॉप मोस्ट रैंक। 4 साल की तैयारी लगती थी और उस समय जो पढ़ाई थी वो इंडिया में नहीं थी, लंदन जाके पढ़ना पड़ता था। और 4 साल की तैयारी के लिए इनको लंदन भेजा। इतने बुद्धिजीवी, इतने जबरदस्त बुद्धिमान के 4 साल की पढ़ाई इन्होंने 7 महीने में कर ली और रैंक होल्डर हो गए। 4th रैंक इनको मिली। अमूमन भारतीय उस समय सिविल सर्विसेज में नहीं जाते, इन्होंने अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, अब ये जब वहां पे रैंक होल्डर बने, इनके मन में क्या है, देश लुट रहा है अंग्रेजों के हाथ में और मैं मौज काटूं उन्हीं के साथ में। तो इनको बड़ा फील हुआ कि मैं आईसीएस की नौकरी को, इन्होंने 1921 में उसी समय लात मार दी और ये घटना जो है जंगल की आग की तरह फैल गई। और अब उसके बाद ये आग की तरह फैल गई। अंग्रेज बड़े हैरान हुए कि भाई पहला आदमी भारतीय जो आईसीएस की नौकरी को लात मार रहा है। किसी को विश्वास नहीं हुआ, पहले कभी किसी ने छोड़ी नहीं थी।
इनके पिता ने, बड़े भैया ने, सबने समझाया, पर जब राष्ट्र प्रेम का शोला दिल में घर कर जाता है, फिर दुनिया का हर सुख फीका नजर आता है। इन्होंने कहा कि भाई मेरा जन्म देश को लूटने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ करने के लिए हुआ है। तो लोग हैरान हो गए और लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे, उनके विचारों को जानना चाहते थे कि कौन है वो व्यक्ति जिसने मखमलों वाले बिस्तर को छोड़ करके कांटों भरी जमीन को चुना है केवल देश सेवा के लिए। वापस जब ये पानी के रास्ते मुंबई आए तो हजारों हजारों लोगों की भीड़ आ गई। हजारों लोग उनको देखने के लिए आए कि भाई कौन है ये आदमी। तो मुंबई में हजारों लोगों की भीड़ देख के उन्हें एक बात समझ आ गई, छोटी सी आईसीएस की नौकरी को लात मारने में इतने लोगों ने विश्वास किया, अगर मैं मेहनत करूं तो पूरे देश को इकट्ठा कर सकता हूं। उनकी एज ए लीडर थिंकिंग लैटरल आउट ऑफ द बॉक्स, मैक्रो थिंकिंग थी, बड़ी थिंकिंग थी। महान व्यक्ति की यह पहचान है कि वो भविष्य की परिस्थितियों को, वर्तमान को देखते हुए पहचान लेता है। अब 1928 के दौरान कांग्रेस एक मजबूत आंदोलन बन चुका था और सुभाष चंद्र बोस, गांधी और नेहरू के साथ उनके मतभेद थे पर मनभेद नहीं थे, अंदर से दोस्त थे। वो सम्मान करते थे, गांधी को अपना गुरु मानते थे। उन दिनों लॉर्ड इरविन हुआ करते थे, उस समय के वाइसराय थे। उन्होंने गांधी जी को कन्विंस कर लिया, सहमत करा लिया कि भाई डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, ये भी एक फ्रीडम है। अब आप फ्री हो जाओगे, आपको डोमिनियन स्टेटस मिल गया, आप अपनी सरकार चलाओगे, अपने इलेक्शन करोगे। और उन्होंने इस प्रस्ताव को कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया कि भाई डोमिनियन स्टेटस ले लो। अच्छा, ये इनको पसंद नहीं आया। सुभाष चंद्र बोले डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, मुझको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। उन्होंने इसका कंप्लीट फ्रीडम के लिए बहुत झगड़ा किया, क्योंकि उन्होंने समझाया कि भाई डोमिनियन स्टेटस का मतलब है आप ऑटोनोमस कम्युनिटी तो हो जाएगी लेकिन चलाएगा ब्रिटिश एम्पायर, और पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब है कंप्लीट टोटल इंडिपेंडेंस। भाई सरकार अगर भारतीय चलाएंगे और पॉलिसी ब्रिटिश हुकूमत देगी तो डोमिनियन स्टेटस का क्या फायदा। अगर सरकार चलाने और पॉलिसी बनाने दोनों के अधिकार भारतीयों को मिलेंगे, उसी का फ्रीडम हमारे को चाहिए। क्योंकि डोमिनियन स्टेटस का एक ही मतलब है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते डिफेंस पे, कम्युनिकेशन पे और फॉरेन रिलेशन पे, लेकिन अगर कंप्लीट फ्रीडम मिल गया तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो डोमिनियन स्टेटस का प्रभाव ऐसा पड़ता कि भारत अपनी ना तो सैन्य शक्ति पे काम कर सकता था, भारत दूसरे मुल्क के साथ अगर कोई व्यापारिक रिश्ते बनाना है तो वो खुद से कर नहीं सकता, ब्रिटिश असेंबली से जाकर उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो नेताजी बिल्कुल क्लियर थे, भाई चाहिए तो अपने को पूरा ही चाहिए। भारत खुद से किसी भी तरीके का अगर कानून ही नहीं बना सकता, ब्रिटिश हुकूमत जब चाहे जिसको चाहे, अभी नेहरू तुम हटो, पटेल तुम हटो, ये ब्रिटिश के हाथ में था। उनको नहीं चला कि भाई जब चाहे हटा दे, जब चाहे रख ले। तो कुल मिलाकर के ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर 1928 तक बन चुके थे कि इन्होंने गांधी नेहरू दोनों को कन्विंस कर लिया। और नतीजा ये हुआ कि पिछले साल तो कलकत्ता अधिवेशन में अभी तो बहस ही चल रही थी, अब इन्होंने अगले साल लाहौर अधिवेशन में 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज के लिए झंडा फहरा दिया और तय कर लिया भाई इससे कम कुछ नहीं, अपने को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कोई डोमिनियन फॉमिनियन नहीं चाहिए। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, नेताजी का कद भी बढ़ता जा रहा था। 1939 का समय आया और तब गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये थोड़े गरम दल वाले बन रहे थे, क्योंकि गांधी नेहरू वगैरह तो थोड़े नरम दल के थे और ये चाहते थे कि भाई अब दुनिया भर में लड़ाइयां हो रही है तो अब हमें भी लड़ना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आ गया है। इस समय अंग्रेज कमजोर हो जाएंगे, क्यों नहीं उनको हरा दिया जाए इस टाइम पे, इस टाइम उनको तोड़ा जाए। गांधी बोले नहीं नहीं, मुझे आपका तरीका पसंद नहीं, क्यों ना इलेक्शन करा ले। तो तब प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए इलेक्शन का समय आया और गांधी ने क्या किया, इनको हटाने के लिए उन्होंने अपना आदमी लगा दिया, सीतारामैया, साउथ से लेकर के आए सीतारामैया को, और सबको जाके पूरे देश में बता दिया, सारी के सारे कांग्रेस के जितने भी वर्किंग कम्युनिटी, जितने भी लीडर्स थे, इनको बोला कि सीतारामैया जीतेगा तो मतलब समझो मैं जीता, सीतारामैया मेरा आदमी है। और उन्होंने सीतारामैया के लिए कैंपेन करना शुरू कर दिया। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उनका आशीर्वाद लेकर के इलेक्शन के लिए आगे बढ़े और जब चुनाव के नतीजे आए तो सब हैरान हो गए। गांधी जी की उम्मीदों के विपरीत नतीजे आए। सीतारामैया को 1375 सीट मिली, सुभाष चंद्र बोस को 1580 सीट मिली। आपको यहां समझना पड़ेगा, यहां समझिए कि सुभाष चंद्र बोस का कद बहुत बढ़ चुका था, लोग गांधी से ज्यादा उनको पसंद करने लगे थे। यह ध्यान देने वाली बात है। गांधी जी नाखुश हो चुके थे, वो बोले कि सीतारामैया की हार मतलब मेरी हार है। वो चाहते नहीं थे सुभाष चंद्र बोस जीते, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस से उनको नाराजगी नहीं थी, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग होने के कारण गांधी उनको प्रेम तो करते थे पर चाहते नहीं थे कि ये रहें, क्योंकि गांधी प्रेम से चलाना चाहते थे। गांधी बोले कि इस समय हमारा शत्रु समस्या के अंदर है, वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ जा रहा है, तो अब हमारे को उसे तंग नहीं करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोले ये क्या तरीका हुआ, जब पूरी दुनिया लड़ रही है तो आप क्यों इधर थप्पड़ मार लो, इधर थप्पड़ मार लो। अब जीत तो गए थे ये सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी ने इन पे प्रेशर डाला कि अब आप रिजाइन कर दो, आप इस्तीफा दे दो। एक सच्चे शिष्य
एकलव्य की तरह अपने गुरु महात्मा गांधी के चरणों में आकर के उन्होंने त्याग पत्र दिया। बहरहाल सुभाष चंद्र बोस उनको बोले कि मैं जानता हूं कि हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर हमारा मकसद एक ही है। पर अब इनको क्योंकि बाहर कर दिया गया, तो अब कांग्रेस तो उनको सपोर्ट कर नहीं रही थी, क्योंकि ये बाहर हो गए थे। 12 बार इनको जेल में डाला गया। अंग्रेजों ने इनको बहुत तंग किया। ये जब बाहर आए तो इनके घर पे सीआईडी लगा दी और इनके घर पे नजर रखी जा रही थी कि सुभाष चंद्र बोस कुछ करे नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि अब देश में बात नहीं बन रही है। इन्होंने कांग्रेस को एनकरेज किया कि आप करते रहो जो कर रहे हो, आप गांधी को सपोर्ट करो। ये इतने इंटेलेक्चुअल थे, इतने बुद्धिमान थे कि ये बाहर निकल आए देश से। इन्होंने मन सोचा कि मैं देश से बाहर निकल करके मैं क्यों नहीं ग्लोबल अलायंसेस बिल्ड करूं, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस लेके आऊं। मेरी बात सुनना ध्यान से। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 में ना 2 तरह की लड़ाइयां थी। एक था एक्सिस अलायंस, एक अलाइड पावर। एक्सिस अलायंस में कौन था? जर्मनी, इटली, जापान। ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी हारे थे, 2 में फिर इकट्ठे आ गए। अलाइड पावर में कौन था? वहां पे था भाई इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, यूएसए और सोवियत यूनियन। ये एक साथ थे। ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी जीते थे, ये दोबारा एक साथ आ गए थे। अब इन्होंने सोचा कि दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है और भारत के अगेंस्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन है एलाइड पावर। अब ब्रिटेन एलाइड पावर है तो मैं क्यों नहीं एक्सिस में किसी का सपोर्ट ले लूं। तो ये बाहरी ताकतों से समर्थन लेने के लिए गए। इन्होंने सोचा सही मौका है, इस समय दुश्मन अभी उलझा हुआ है, कमजोर है, मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। अब मजे की बात समझिए, तेज वो नहीं होते जो मौके का इंतजार करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही मौके पे वार करते हैं। इन्होंने सोचा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो पहले तो इन्होंने ट्राई फिर भी सोवियत यूनियन पे ही किया। उसके लिए इन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया। और प्लान बनाने के लिए इन्होंने अपने एक दोस्त थे इनके, मियां अकबर शाह, उनको एक टेलीग्राम भेजा पेशावर में और उनको पेशावर से कोलकाता बुला लिया कि भाई आओ मेरी मदद करो। और मियां अकबर शाह को उन्होंने बोला, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, कि भाई तुम मुझको किसी तरह से काबुल ले जाओ, मैं काबुल के रास्ते उस रूस में जाऊंगा। यूएसएसआर हुआ करता था, अभी आज तो रशिया है। तो अपने भतीजे शिशिर थे इनके, उनकी मदद से इन्होंने गाड़ी लिया। गाड़ी में सीआईडी से बचते बचाते पिछली सीट के नीचे लेट के, दब के, छुप के ये निकले। वो उन्होंने उसको कलकत्ता से धनबाद छोड़ा, धनबाद से इनको काबुल और काबुल से मॉस्को जाना था। अब वही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वहां रविंद्रनाथ टैगोर गाया करते थे कि जोरी तोरो डाक सुने क्यों। तो ये अकेले चल पड़ते रहे। जोदी तोरो डाक, अगर तेरी आवाज सुन के कोई ना शेन, अगर कोई नहीं आता है तो तौबे अकेला चलो रे। सारी जुगत लगा के सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच गए हिटलर से मिलने के लिए। हिटलर से अपॉइंटमेंट लेने की इन्होंने बहुत कोशिश करी, बड़ी मुश्किल से इनको अपॉइंटमेंट मिली। जब ये जाके वहां बाहर ड्राइंग रूम में बैठे तो अचानक एक आदमी आया, मतलब हिटलर आए और आके बोले, हेलो मैं हिटलर हूं, और अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। सुभाष चंद्र बोस जवाब देते हैं, मेरा नाम सुभाष है, मैं भारत से आया हूं और मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। हिटलर हैरान हो गए, कह रहे मैं ही तो हिटलर हूं। फिर वो वापस लौट के चले गए अंदर। अंदर से एक दूसरा आदमी आता है, फिर आके हाथ मिलाता है, हेलो मैं हिटलर हूं, बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस फिर खड़े हो गए, नमस्कार मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं, मुझे आपसे नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है। सब हैरान हो गए, अरे ये क्या चक्कर है, हिटलर तो आए मिलने के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने मना कर दिया मिलने के लिए, बोले मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। अब 3-4 जब लोग आए और सबको उन्होंने बोल दिया मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं, तो हिटलर ने असल में अपने 4-5 बहरूपिये बना रखे थे। उसको अपनी जान का खतरा रहता था। और सुभाष चंद्र बोस हर बार पहचान गए। असली हिटलर को जब ये बात पता चली तो उसकी बुद्धि चकरा गई और वो बाहर आए। उनके लिए यह पहली बार हुआ पूरी पृथ्वी पे कि किसी आदमी ने पहचान लिया कि यार ये तो असली हिटलर नहीं है। तो वहां करके उन्होंने अपना दूरी से वहां खड़े हो गए और दूर पे आके खड़े होकर के इनको देखने लगे कि क्या चक्कर है, पहचानता कैसे। तब सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए और दूर से खड़े हो गए। हिटलर उनको बोले कि बताइए क्या बात है, क्यों मिलना चाहते हैं। और तभी सुभाष चंद्र बोस मुस्कुरा के आगे बढ़े, बोले नमस्कार मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हिटलर कि आपने मुझसे मिलने का मुझे ये अवसर दिया। हिटलर हैरान, क्या पहचान गया ये? अब बिल्कुल ठीक पहचाना। पूछा कि भाई तुमने मुझे पहचाना कैसे? सारी बात छोड़, पहले ये बताओ पहचाना कैसे? आज तक दुनिया में कोई पहचान नहीं पाया। मेरे यही सारे कॉपी जो मेरे हिटलर के होते हैं ये दुनिया भर में घूमाते हैं, सारे काम कराते हैं, तुमने पहचान लिया। तो तभी सुभाष चंद्र बोस बोले कि भाई मैं आपसे मदद मांगने आया था, मैं आपके चौखट पर आया हूं और आपका स्वभाव थोड़ा गर्वात्मक होना चाहिए, थोड़ा गर्व वाला होना चाहिए। और आप आके पहले हाथ बढ़ा देते थे कि मैं हिटलर हूं, बताइए। तो मैं उसी से समझ गया कि हिटलर
के पास एक किसी पराधीन देश से, भारत जो कि परतंत्र है, वहां से कोई मदद मांगने आया तो आपके चेहरे में वो गर्व नहीं दिख रहा था। तो आपके जो कॉपी थे वो राइट बिहेवियर नहीं डिस्प्ले कर रहे, और हिटलर की बुद्धि चकरा गई। बोला ऐसा इंटेलिजेंट आदमी कभी नहीं देखा। इसको क्या बोलते हैं? एक्यूरेट जजमेंट। और इसके बाद इस मुलाकात से हिटलर इतना प्रभावित हुआ कि जो युद्ध बंदी इन्होंने बना रखे थे, युद्ध बंदी जो 4000 इन्होंने अंग्रेजों से जीते थे, उनको उन्होंने फ्री कर दिया और वो वहां से आजाद हिंद फौज में ज्वाइन किए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में। हिटलर ने इनको हेल्प करी और इन्हें कहा कि देखो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, जीतना चाहते हो, भारत जर्मनी से बहुत दूर है और जापान एक्सेस पावर है, हम लोग के साथ की पावर है। मैं जापान में बात करवा देता हूं आपकी, कुछ सिस्टम्स तय करते हैं कि मैं आपको जापान भेजता हूं यहां से, और वहां से आप टीम बनाई, क्योंकि जापान आपकी मदद करेगा, जापान हम लोग के साथ का है और जापान भी अंग्रेजों के खिलाफ है। तो ये बड़ा मुस्कुराया, इनको बहुत अच्छा लगा। तो हिटलर ने इनके लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। आप समझ सकते हैं, बाकी लोग भारत में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये दुनिया भर में इंटरनेशनल अलायंसेस बिल्ड कर रहे थे। अंग्रेजों को भी पता लग गया अब तक कि ये इस समय जर्मनी में है, और वहां से इन्होंने पूरी तैयारी करी। इनको हिटलर ने अपनी एक प्राइवेट बड़ी पनडुब्बी दी, जिसमें इन्होंने जो जर्मनी की नौसेना की बड़ी पनडुब्बी थी, और उसमें 90 दिन लगने थे। वो जहां पानी के ऊपर, पानी के नीचे सब तरह से ट्रैवल कर सकती थी। उससे इन्होंने इनको सुमात्रा द्वीप में भेजा, जो आजकल इंडोनेशिया का आइलैंड है, उसको जापान ने जीता हुआ था और जापानी सेना के कब्जे में था। ये वहां पहुंचे, हिटलर की मदद से पहुंचे, हिटलर के कारण पहुंचे। इमेजिन, हिटलर को भी इन्फ्लुएंस कर पाए। सुमात्रा से फिर ये, जो कि जापानीज आइलैंड है, अभी इंडोनेशिया के पास है, वहां से प्लेन से टोक्यो पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद ये जानते थे कि जापान एशिया के अंदर अपना वर्चस्व के लिए लड़ाई कर रहा है। तो जापान के प्रधानमंत्री को जाके इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। ऐसे इंटेलिजेंट लीडर्स नहीं थे जो इतने पढ़े लिखे थे, इतने इंटेलिजेंट थे। वहां जाके प्रधानमंत्री को साथ में बिठाया और उनको क्या बोला, देखिए भाई साहब, हिदेकी तोजो, एक बात समझ लीजिए कि एशिया तो एशियाई लोगों का होना चाहिए ना, एशिया में बाहर के गोरे कैसे आ गए? वो बड़ा मुस्कुराए, क्या जबरदस्त आदमी है, बात तो ठीक कह रहा भाई, एशिया तो एशियाई का होना चाहिए। तो हिदेकी को ये बात अच्छी लगी। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपके भगवान बुद्ध है और हमारे यहाँ भी तो भगवान बुद्ध ही हैं, हमारे लिए कितने पूजनीय है, उस लिहाज से तो हम भाई भाई हो गए। और वो बड़ा इंप्रेस हुए जापानी प्रधानमंत्री। उन्होंने जाके पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया कि हम सुभाष चंद्र बोस को पूरी मदद करने को तैयार है। भारत की आजादी की लड़ाई में जापान उनके साथ में। सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि इनका इस समय सिंगापुर के साथ झगड़ा चल रहा है, सिंगापुर में अटैक कर रहे हैं, और सुभाष चंद्र बोस को मालूम था कि अंग्रेजों की सेना सिंगापुर में थी। वहां 85,000 ब्रिटिश सैनिक थे, जिसमें से 45,000 तो इंडियन थे। तो इन्होंने पहले से एक योजना बना रखी थी, जिसमें जापानीज को ये मैसेज दे रहे थे कि जब तुम सिंगापुर में बम गिराओगे, वहां पर्चे फेंक दो, हर बम के साथ पर्चे फेंको ऊपर हवाई जहाज से, और हर पर्चे में लिखो, हिंदी में भी, तमिल में भी, अंग्रेजी में भी, कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों का गुलाम बन के उनके साथ लड़ते रहोगे, तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों का गुलाम। अब वहां पर जितने भी सिंगापुर में सैनिक थे जो भारतीय, वो पर्चा पढ़ लेते थे, और वहां पे अंदर विद्रोह चालू हो गया। इनकी रणनीति सुभाष चंद्र बोस की, प्रधानमंत्री जापान के साथ में मिलकर काम आई। अटैक की रणनीति, इनको वहां सफलता मिली। और अब इमेजिन करिए, जापानीज प्राइम मिनिस्टर तक को इन्फ्लुएंस कर दिया, उनको तक एक योजना समझा दी सिंगापुर पर अटैक करके। सिंगापुर अपना, अब सिंगापुर जापान का हो गया था। अब जैसे ही वो उनका हुआ, प्रधानमंत्री भी इनसे खुश थे। तो वहां जो 45,000 ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंडियन सैनिक थे, उनको जापानीज ने इनको वापस कर दिया, सुभाष चंद्र बोस को, और वहां से तैयार हुई पूरी आर्मी। रास बिहारी बोस जो वहीं पे इंडियन लोगों को तैयार किया करते थे, उनके माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया, और अब तैयार हो गई आजाद हिंद फौज। यहां से अंग्रेजों को पता लगने लगा कि ये बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। जापानी सेना बर्मा को जीत चुकी थी, अब बर्मा में कब्जा इनका था, जापानीज का। इन्होंने कहा कि भाई अब बर्मा के रास्ते भारत में घुसेंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने पूरा सहयोग किया। नागा पहाड़ियां, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो नागालैंड है, वहां से मैदानी इलाकों में जाएंगे, पहले पहाड़ों पे जाएंगे, वहां से मैदानी इलाकों में जाएंगे। अप्रैल 1944 में आजाद हिंद फौज, जो ये सिंगापुर से अपनी टीम तैयार करके आए थे, बर्मा से टीम तैयार करके आए थे, ब्रिटिश सेना को खदेड़कर मणिपुर में जाकर के पहली बार तिरंगा डाला। पूरा देश पूरा हिल गया उस समय। एक बात आपको बता दें, मानते तो दिल से गांधी भी थे कि हमारा देश अनडिवाइडेड रह सकता था। क्या कहते हैं कि अगर आप किसी को जोड़ना चाहते हो ना अपने साथ, तो उसे केवल गले नहीं, दिल से लगाना
चाहिए, क्योंकि गांधी ये जानते थे कि जिन्ना कितना भी शोर मचा ले, सारे हिंदू और मुसलमान अगर किसी एक लीडर को इकट्ठे मानते थे तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। मैं आपको एक कहानी बता देता हूं, 1943 में जब रंगून के अंदर बर्मा में ये अपनी फौज इकट्ठी कर रहे थे, तो आजादी के लिए अपनी फौज को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सबसे योगदान मांगे, और उस योगदान के दौरान वहां पे एक मुस्लिम व्यक्ति आया और उसने आकर के बोला कि सुभाष चंद्र बोस जी, मैं आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, मेरे पास कुछ करोड़ रुपए हैं। याद रखना, उस समय कुछ करोड़ रुपए बहुत हुआ करते थे। मेरे पास कुछ करोड़ रुपए, अपना घर है, अपना परिवार है, मैं सब आपको देने वाला हूं। तो वो सुभाष चंद्र बोस उनको बोले, उस मुसलमान व्यक्ति को, कि तुम क्यों मुझको अपना सब कुछ दे दोगे, दे दोगे तो अपना घर कैसे चलाओगे? तो उसने क्या बोला, अब घर थोड़ी चलाना है, अब तो मैं भी, मेरी पत्नी भी, मेरे बच्चे भी आपकी सेना में है। गांधी ये बात जानते थे। इनफैक्ट ये तो एक बार खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बोला था कि अगर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं उनके साथ रहने को तैयार हूं, उनको अलग पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं। मैं आपको ना ऐसे बताऊंगा कि गांधी की उन्होंने रिस्पेक्ट फिर भी जीवन भर करी। सिंगापुर में जब वो तैयारी कर रहे थे तब वहां से भी एक रेडियो के अनाउंसमेंट में उन्होंने बोला कि गांधी जी राष्ट्रपिता है। लेकिन इंडिया में एक्सेप्टेंस सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी थी, वो इतनी बड़ी थी कि वास्तव में अगर 1945 में वो जीवित होते ना तो चांसेस थे कि इनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिल जाती। पहले प्रधानमंत्री तो ये पक्का बनते ही बनते। उसके कारण क्या है, क्योंकि इनसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल जीनियस, इनसे ज्यादा विजनरी जो दूर तक सोच सके, क्योंकि बाकी सब तो ऑपरेशंस में हिंदुस्तान में लड़े रहे, ये पूरी दुनिया का अलायंसेस लेके आते रहे। इनसे ज्यादा इकोनॉमी को समझना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझना, ब्यूरोक्रेसी को समझना, सोशल सिविक्स को समझना, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल अलायंसेस, जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप, इनके पास शायद बुद्ध आदित्य योग था। बुद्ध आदित्य योग ये वो योग होता है कि आप जब भी कुछ कहें तो पूरी दुनिया आपकी बात माने। ये जहां जो बोलते रहे दुनिया इनकी बात मानती थी। चांसेस थे कि अगर ये रहते तो उसके बाद पाकिस्तान बनता ही नहीं, पाकिस्तान भारत में ही होता। मैं फिर बता रहा हूं आपको, क्योंकि गांधी ये बोलते थे कि ये अनडिवाइडेड चाहते थे, और जिन्ना अगर कंट्रोल में आते तो केवल इन्हीं के कंट्रोल में आते, सुभाष चंद्र बोस के। जिन्ना और तो किसी की नहीं सुनते थे। पर दुर्भाग्यवश हुआ ये कि पीछे 1945 आ चुका था, वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब डाल दिया जापान में, जापानीज लोग पीछे हो गए। लेकिन क्या आजाद हिंद फौज की याद है हमें कुर्बानी? भले ही इतिहासकारों ने नहीं लिखी इनकी कहानी, जितना कर सकते थे उससे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जापान ने, पर अब उसने सारा सपोर्ट वापस खींच लिया क्योंकि संभव था ही नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं की भी ब्रिगेड बनाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे वो ब्रिगेड तैयार करी थी। अब इन्होंने नॉर्थ ईस्ट से सारी की सारी अपनी टीम को थोड़ा वापस बुलाया, क्योंकि पीछे से हमारे को आर्म्स, एम्युनिशन, खाना, वो सारी सप्लाई रुक गई थी। अब सुभाष चंद्र बोस जी इस समय ऑल्टरनेट प्लान को बिल्ड कर रहे थे। तो इन्होंने क्या सोचा, वियतनाम जापान के पास ही था, तो ये वहां से फ्लाइट लेकर के मॉस्को जाना चाहते थे। वर्ल्ड वॉर 2 लगभग खत्म हो चुका था हिरोशिमा नागासाकी के बाद। तो इन्होंने प्लान किया था यूएसएसआर के साथ मैं नए अलायंसेस बिल्ड करूंगा, कुछ नई स्ट्रैटेजी लेके, नई योजना से। जब वहां जाने लगे, अब वियतनाम से मॉस्को जाते वक्त खबर ऐसी आई कि ताइवान रास्ते में, ताइवान के एयरपोर्ट के पास उनका जहाज क्रैश हो गया और उसमें देहांत हो गया। खैर, इसमें बहुत सारी बातें थी, वो उनका देहांत हुआ कि नहीं हुआ इसकी बात बाद में करूंगा। पर भारत में अंग्रेजों ने हमारी सारी लीडरशिप को उठा लिया, पकड़ लिया। वो क्राइम वॉर के तहत हमारे यहाँ के जो आर्मी के अधिकारी थे, जो आजाद हिंद फौज के थे, उनको सबको पकड़ा उन्होंने और देशद्रोह के आरोप में उन पे मुकदमे चलाने लगे। यहाँ पे नेताजी अब तक बहुत काम कर चुके थे और पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी थी कि उनका देहांत हो चुका है, अब वो जीवित नहीं है। अब ये थोड़ा मनोबल टूट रहा था, लेकिन गुस्सा भी बहुत बढ़ रहा था। इनके जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट सीनियर लीडर्स थे, जिसमें शाहनवाज हुसैन, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ये पंजाबी थे, और पीके सहगल, ये तीनों के करेज ऐसे थे कि जब इनको अंग्रेजों ने दिल्ली में बुला के तंग करना शुरू किया और इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ बोला कि हम आजाद हिंद फौज के लिए लड़के हमने ठीक किया, तो वहां पे ये बातें अखबार में आनी थी, अखबार में आ गई। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया, यहां ये सब पकड़े गए, तो ये गुस्सा भारत में बढ़ने लगा। कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर माने जाएंगे हमारे देश की आजादी के लिए, ये आपको ऐसे पता चलेगा कि तुरंत अगले हर हफ्ते में नई नई खबरें आने लगी। रॉयल नेवी जो थी, जो ब्रिटिश की नेवी थी, ब्रिटेन की नेवी, वहां पे अंदर से ही बगावत होने लगी। जितने भारतीय सैनिक थे रॉयल नेवी के पास में, सबने बोल दिया अब हम तुम्हारे साथ में नहीं है। जब वो सब खबरें आई तो रॉयल एयरफोर्स मतलब जो ब्रिटेन के पास एयरफोर्स थी, यानी कि जिसमें भारतीय सैनिक काम करते थे, वहां पर भी बगावत होनी शुरू हो गई।
ये कुल मिला के लगभग 20,000 सैनिकों की बगावत पब्लिक में आई और वो खिलाफत और बगावत और बढ़ी तो सारे सैनिकों में गुस्सा आने लगा। उससे क्या हुआ, तो जय हिंद के नारे जब बहुत तेज हुए तो सब प्रभावित होते होते रॉयल एयरफोर्स बची थी, वहां पे भी बगावत बढ़ी। रॉयल एयरफोर्स और रॉयल आर्म फोर्स के बाद में बची ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वहां विद्रोह चालू हो गया। अब ये विद्रोह पूरा फैल गया, सारे के सारे लोग गुस्से में आ चुके थे और अंग्रेजों को अंदर लगने लगा कि भाई अब इन पे भरोसा करना संभव नहीं है। भारत में ब्रिटेन की जो आर्मी थी, सुनिएगा, भारत में जो ब्रिटेन की आर्मी थी वो केवल 40,000 लोगों की थी, इंडियन सोल्जर 25 लाख थे। अब वो 40,000 जरा से और भारतीय सैनिक 25 लाख, वो 25 लाख को ये 40,000 कंट्रोल करते थे। अब वो 25 लाख तो छोड़ो, अब इस विद्रोह के बाद वो 25,000 के साथ भी लड़ने लायक नहीं बचे थे ब्रिटिशर्स। वहां दुनिया भर में लड़ाई करके आ चुके थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। अब इनको लगा कि हमारे 40,000 और इनके 25 लाख, इनके 25 लाख से लड़ने के लिए हम 40,000 को क्या 4 लाख कर सकते हैं? क्या हम दोबारा इंग्लैंड से मंगा सकते हैं सेना? अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो पॉसिबल था नहीं, तो वो इनके लिए था बड़ा काटा। फिर इन्होंने सोचा कि भाई इन 25 लाख को हम तनख्वाह भी दिए जा रहे हैं और ये रिवोल्ट भी किए जा रहे हैं, तो इन्होंने उनको डीकमीशन करना शुरू किया। इनको भाई निकालो, अब इनको तनख्वाह देनी बंद कर दो, इनको बाहर कर दो। और जब उनको डीकमीशन किया, क्योंकि सैलरी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी, पैसा इनके पास था नहीं और लोग ला नहीं सकते थे, अब यहां पर विद्रोह और बढ़ गया क्योंकि भाई उनको नौकरियों से निकाले जाने लगा। अब नौकरी से निकाला और विद्रोह बढ़ गया, जो अंदर बचे थे वो भी विद्रोह कर रहे थे, जो बाहर आ रहे थे वो भी विद्रोह कर रहे थे। कई बार पूछते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? यही किया, पूरे देश के अंदर पहले लोग बोलते रहे यहां भी थप्पड़ मारो, यहां भी मारो, और यहां क्या हुआ, पूरी सेना ने इतने थप्पड़ मारे कि अब उनको लग गया अब हम यहां रुक नहीं सकते हैं। और परिस्थिति को देख के ब्रिटेन ने उसी समय भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा करनी शुरू करी। और यह इस बात का सबूत इस घटना से भी मिलता है कि उस समय के जो 1956 में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, क्षमा चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि क्लेमेंट एटली, ये 1945 से 1951 के दौरान ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ये भारत आए बाद में, और जब भारत आए तो यहां पे कई लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप वर्ल्ड वॉर 2 भी जीत गए, 1 भी जीत गए, आप तो इतने पावरफुल थे, आपने क्यों भारत को छोड़ दिया इतने जल्दी? सब कुछ आपके पक्ष में था, फिर आपने क्यों छोड़ा? तब उन्होंने बताया कि भारतीय सैनिकों का जो विद्रोह था ना, उससे हम टूट चुके थे। हम तनख्वाह भी दे रहे थे, हमारे लिए कॉस्ट भी था, और उनका विद्रोह आया, और ये विद्रोह, और दूसरी तरफ कहीं दोबारा आजाद हिंद फौज ना आ जाए फिर से। क्लेमेंट एटली जी, एक बात बताइए, जो नरम दल था यानी कि गांधी नेहरू, उनसे कितना प्रभाव पड़ा? क्लेमेंट एटली ने बोला उनका तो कोई प्रभाव था ही नहीं। सारा प्रभाव कहां से आ रहा था ये मैंने आपको बताया। जानते हैं पहले क्लेमेंट एटली कौन है? ये वही व्यक्ति है जिन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पे हस्ताक्षर किए थे। इन्हीं के सिग्नेचर से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे। क्यों बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं गांधी पे वीडियो बनाऊंगा। अब इस समय हर देश के एक पावरफुल पर्सनैलिटी पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए। मैं बताना भी चाहूंगा आपको आगे चल के कि क्या वो सारी की सारी अलग अलग प्रकार की थ्योरीज हैं कि कहां रहे या जीवित रहे या नहीं रहे। बोस नहीं बचे, एयर क्रैश में 1945 में वो चले गए, ये भी एक थ्योरी है। बोस को टॉर्चर किया गया, जनरल जीडी बख्शी ने बताया कि अंग्रेजों ने उनको बाद में टॉर्चर किया गया, उनको प्रिजन में, उनको जेल में मार दिया गया, ये भी एक प्रकार की थ्योरी है। बोस जीवित थे और फ्रेंच सीक्रेट सर्विसेज में इन्वॉल्व हो गए थे, ये भी एक थ्योरी है। बोस आगे चल करके भगवान जी या गुमनामी बाबा बने, ये भी एक प्रकार की थ्योरी है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। 18 को अगर प्लेन क्रैश हुआ तो 23 तारीख को खबर क्यों आई? अब मुखर्जी कमीशन के अनुसार ताइवान के अंदर कोई घटना में कोई ऐसा कोई एयर क्रैश तो हुआ ही नहीं था। दूसरा, कई लोगों ने बताया कि लोग अपने बयान भी बदलते रहे, रहमान जो उनके साथ थे उनके भी बयान बदलते रहे। ताइवान सरकार के पास विमान हादसा का कोई दस्तावेज नहीं है। उनके अस्थि कलश को आज भी रैंकोजी मंदिर में जहां रखा हुआ उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? तो बोस के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन हमेशा रही हैं और अलग अलग प्रकार की थ्योरीज आती रही हैं। ऐसा नहीं कि इस पे प्रश्न नहीं उठा, बहुत बार प्रश्न उठा, बहुत बार रिसर्च भी करनी शुरू करी। इनफैक्ट यूएस की इंटेलिजेंस, यूके की इंटेलिजेंस, रशिया की इंटेलिजेंस, सबने बड़ा जोर लगाया, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ समझ में नहीं आया। शहनवाज कमीशन भी बिठाया गया 1955 में, उन्होंने बता दिया कि नहीं जी प्लेन क्रैश ही हुआ। खोसला कमीशन हुआ 1970 में, बोले नहीं जी प्लेन क्रैश ही हुआ। मुखर्जी कमीशन 1999 में आया, उसकी कोई रिपोर्ट ही समझ में नहीं आई। विष्णु सहाय कमीशन आया बाद में, उन्होंने बोला कि गुमनामी बाबा नहीं थे, जबकि बहुत लोगों ने माना कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसकी बहुत सारी स्टोरीज है, किसी से मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस जी की मौत का रहस्य, चाहे जो भी हो,
लेकिन वो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने जीवन के जन जन के जीवन को सार्थक बनाया है। उनका देहांत हुआ है, लेकिन उनके प्रति हमारा स्नेह अंत नहीं हुआ, हमारे प्रेम का अंत नहीं हुआ। उनका देहांत हुआ है, लेकिन उनके विचारों का अंत नहीं हुआ है। वैसे एक बात पक्का है कि उस समय में अस्त्र शस्त्र से लड़ाई हुआ करती थी, और उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमेशा से बड़ा फोकस रहा है कि मैं कैसे अपनी करेंसी बनाऊंगा, कैसे सिक्के बनाऊंगा, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन करूंगा, मेरी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। बहुत विजनरी थे। इच्छा तो इतनी थी कि इस वीडियो को और 1 घंटा तक चलने दूं। इतना कुछ मैं बताना चाहता हूं कि वो रीइंकारनेट कर सके, हम उनके इस विजन को उस लीडरशिप में डाल सकें। लेकिन आज अस्त्र शस्त्र की लड़ाई नहीं है, आज लड़ाई मार्केट शेयर की है। आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक बहुत बहुत